नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस का ये सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है जो कि अभी कुछ ही घंटे पहले संपन्न हुआ है और 3 घंटे का पूरा समय आपके पास होता है। 150 अंकों का पूर्णांक होता है। आप में से जिन अभ्यर्थियों ने मेंस दिया होगा या उसके बारे में जानते होंगे तो वो इस विषय में परिचित होंगे। यहाँ आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं और उसके बाद जो असली प्रश्न वाला हिस्सा है वो शुरू होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गद्यांश पहले दिए हुए होते हैं। 2 गद्य अवतरण दिए जाते हैं जो कि अपठित होते हैं, अर्थात इससे पहले न तो आपने उन्हें पढ़ा होता है न देखा होता है, अनसीन पैसेज। उन अवतरणों को आपको पढ़ना होता है ठीक परीक्षा भवन में और उनसे सही निष्कर्ष निकाल के जैसा कहा जाए उसके अनुरूप उत्तर देना होता है। मतलब सारांश कहा जाए तो सारांश करना होता है, संक्षेपण कहा जाए तो संक्षेपण करना होता है। व्याख्या के लिए अगर कहा जाए, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो आप अंडरलाइन जो पंक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए गद्यांश को देख लेते हैं। ये पूरा पेपर आज हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत सारी सामग्री आपको उपलब्ध होगी। इसका पापा वीडियो भी दिया गया था। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है उन पर भी वीडियोस बने थे। कुल मिलाकर जो हमारी अध्ययन सामग्री है उससे अगर आप परिचित होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पेपर हल करने में आपको कितनी ही आसानी होगी। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तो ध्यानपूर्वक पढ़े बिना तो काम नहीं चल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ये इसमें कही जा सकती है कि अवबोधन जब भी आपको करना हो तो पूरे गद्य अवतरण को पढ़ने के बाद ये जरूर विचार कर लीजिएगा कि इसको लिखते वक्त लेखक क्या सोच रहा था। उसके मस्तिष्क को समझने की कोशिश करिए। जो गद्यांश को लिखने वाला व्यक्ति है वो क्या सोचकर इस गद्यांश को लिख रहा था, ये अगर आप विचार कर लेंगे, आपके दिमाग में या समझ में आ जाएगा तो आप बेहतर निष्कर्ष निकालेंगे। तो सही ढंग से समझे बिना आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना था और न देना है। अगर आप एक बार गद्यांश को सही ढंग से समझ लेते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। और उसके बाद जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि संक्षेपण करना है, शीर्षक खोजना है, सारांश करना है, उसको पहले करिए। व्याख्या वाला काम सबसे बाद में करना है। वैसे भी यहाँ प्रश्न इसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि व्याख्या अंत में आती। तो इस गद्य अवतरण को जरा देखिए। ये सीधा ही था, बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। कहा गया कि जीवन को उसकी समग्रता में सोचना, संपूर्ण रूप में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना 2 अलग तरह की तैयारियाँ हैं। एक खास मकसद का जीवन का बना लेना और उसी पर जीवन को केंद्रित कर देना, जीवन को उसी तरीके से सोचना, ये अलग है। और जीवन को उसकी संपूर्णता के साथ सोचना, जीवन में जितनी चीज़ें, मनुष्य के जीवन में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए सोचना, दोनों में फ़र्क है। और दोनों की तैयारियाँ भी अलग अलग होती हैं। जब दोनों में अंतर है तो दोनों की तैयारियों में भी फ़र्क होगा। अब यहाँ ये कहा गया कि इस माने में साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहरा इस्तेमाल करता है तो वह अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित करता है। साहित्य क्या करता है? राजनीति की तरह, यहाँ राजनीति का उदाहरण दिया गया है कि राजनीति की तरह भाषा का एक तरफा या इकहरा इस्तेमाल करता है। हालांकि आजकल राजनीति में डबल मीनिंग वाले भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक तरफापन तो होता है। राजनीति की ये बुराई है, एक तरफापन उसमें पाया जाता है और उसकी विवशता भी है। तो अगर साहित्य उसी का अनुकरण करने लगता है, राजनीति के ही पद चिन्हों पर चलने लगता है, तो वह अपनी मूल शक्ति को खो देता है, जो कि उसकी विश्लेषण की शक्ति होती है, निष्पक्षता की शक्ति होती है, समीक्षा की शक्ति होती है। राजनीति के मुहावरे बोलते समय हम एक ऐसे वर्ग की भाषा बोल रहे होते हैं। राजनीति में बहुत सारे जुमले, बहुत सारे मुहावरे होते हैं, ये आप जानते हैं। तो एक वर्ग की भाषा हम बोल रहे होते हैं जिसके लिए भाषा कोई बहुत बड़ी चीज़ होती ही नहीं है। उसके लिए उसका स्वार्थ है, उसके जो दाव पेच होते हैं, उसकी कूटनीतियाँ होती हैं, वो मायने रखती हैं, भाषा नहीं। और साहित्य में मूल आधार क्या है? भाषा। चाहे वो हिंदी का साहित्य हो, अंग्रेजी का साहित्य हो या किसी भाषा का साहित्य हो, उसका आधार भाषा है। तो जब भाषाई आधार ही खो जाता है तो आधार विहीन चीज़ कैसी होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो मूल शक्ति उसकी सीमित कुंठित इसीलिए हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अंडरलाइन किया है, यानी इसकी अभी व्याख्या भी करनी है, तो इसे अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना होगा। भाषा प्रमुख चीज़ नहीं है राजनीति के लिए, और चूंकि साहित्य उसी का अनुकरण कर रहा है तो उसके लिए भी यही बात हो जाती है। वह भाषा, मतलब जो साहित्य है और यहाँ राजनीति की मूल रूप से बात की जा रही है, तो वह भाषा का दूसरे या तीसरे दर्जे का इस्तेमाल है जो कि राजनीति में होता है। यह एक खास मकसद तक पहुँचने का साधन मात्र है और भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में उसे दिलचस्पी नहीं है जिस तरह की साहित्य में होनी चाहिए। तो राजनीति में इस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं होती है। भाषा में उन्हें क्या लगाव हो सकता है? भाषा से उनका कोई सरोकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया है।
लेकिन साहित्य में वही मूल आधार है। तो साहित्य अगर राजनीति का अनुकरण करने लगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये इसमें कहा गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि इसकी भाषा प्रचार प्रमुख और रेटरिकल और नकली व्यक्तित्व की भाषा होती है। प्रचार करना ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। आजकल तो कम से कम यही हो गया है, प्रचार जितना ज़्यादा होगा नेता उतने प्रसिद्ध होंगे। तो नकली व्यक्तित्व की ये भाषा है, ये इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति के लिए भाषा एक व्यवहारिक और काम चलाऊ साधन है। आगे देखते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, साहित्यकार के लिए भाषा का क्या रोल होता है या क्या उसकी मौजूदगी होती है। तो साहित्यकार के लिए भाषा उस व्यक्ति की ज़िंदगी की सच्चाई होती है, मतलब खुद की ज़िंदगी की सच्चाई प्लस समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन का वो कड़वा सच होता है, जो कि साहित्यकार अपने साहित्यिक चश्मे से देखता है। तो ये जीता जागता हिस्सा है, जिसे कि वह राजनीतिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक और स्वार्थों की चिंता, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचाकर उसकी मूल गरिमा और शक्ति में पुनर्स्थापित करना चाहता है। तो ये चीज़ साहित्य का काम। अब यहाँ आप देख रहे हैं, अब ये पूरी लंबी लाइन है, इसको अंडरलाइन किया गया है। इसका मतलब इस लंबी चौड़ी लाइन की आपको व्याख्या करनी है। तो साहित्य का काम अपनी पहचान को राजनीति की भाषा में खो देना नहीं है, बल्कि उस भाषा के छद्म से अपने आप को लगभग बेगाना या अकेला कर लेना है। साहित्य को राजनीति से नहीं जुड़ना चाहिए। साहित्यकार ये ठीक है कि राजनीति में भी सुधार करने में सक्षम होता है, और राजनीति में सुधार होने का मतलब है कि समाज सुधर जाएगा, तो वो एक अलग बात हो गई, वो एक अलग नज़रिया हो गया। लेकिन भाषा के मामले में साहित्य को बिल्कुल भी राजनीति के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो भाषा का छद्म है उससे अलग कर लेना है। अब एक संत की तरह अकेला ये जरूरी है कि राजनीति के लिए जरूरी हो जाए कि वह बार बार अपनी प्रामाणिकता और सच्चाई के लिए साहित्य से भाषा मांगे, न कि साहित्य को राजनीतिक भाषा बनाने के लिए विवश करे, या साहित्य ही राजनीति की भाषा बनकर अपनी पहचान खो दे। तो इसमें कुल मिलाकर इस गद्यांश में लेखक ये कहना चाह रहा है कि साहित्य की भाषा और राजनीति की भाषा में फर्क है। ठीक वैसे ही जैसे कि जीवन के दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो जीवन को समग्र रूप से देखना और दूसरा जीवन को एक खास मकसद से देखना। तो साहित्य का जो दृष्टिकोण होता है वो जीवन को समग्र रूप से देखने का होता है। साहित्य का कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, मतलब एक मेन टारगेट बना लिया कि हमें चुनाव जीतना है, हमें बहुत बड़ा नेता बनना है, हमें इतने विधायकों को अपने अंडर में करना है, ये वाला मकसद नहीं होता है। साहित्य का एकमात्र मकसद होता है समाज में परिष्कार करना, मतलब जितना वो परिमार्जित करके समाज को शोधन करके शुद्ध बना सकता है, निर्मल बना सकता है, वो उसकी सार्थकता है। राजनीति का क्या उद्देश्य है? अपना लाभ कमाना, अपने प्रपंच को फैलाना। राजनीति में प्रपंच ही प्रपंच है, मतलब जो सत्ताधारी दल है उनकी विवशता है उसको आजमाना। कूटनीतियाँ राजनीति में चलती हैं। तो जब साहित्य राजनीति का अनुसरण करने लगता है तो उसकी भाषा भ्रष्ट हो जाती है, और भ्रष्ट भाषा साहित्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए चाहिए कि साहित्य और साहित्यकार को राजनीतिक भाषाओं से और राजनीति की जो भाषा शैली है उससे एकदम तटस्थ हो जाए। और जैसे ही वो तटस्थ होंगे तो राजनीतिज्ञों को भाषा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि भाषा का स्रोत तो साहित्य था। तो वो क्या करेंगे? वो साहित्य की ओर रुझान करेंगे और वहाँ से जो परिष्कृत भाषा है उसको अपनाएंगे। तो इससे राजनीति भी निर्मल हो जाएगी। ये इसका निष्कर्ष है। तो इसमें यह पूछा गया है कि भावार्थ क्या है। तो भावार्थ तो अभी आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखिए भावार्थ होता क्या है। भाव का अर्थ, लेखक अपने दिमाग में क्या सोच रहा था, उसका मूल भाव क्या था, उसी को जरा सा फैला कर लिख दीजिए। सारांश और भावार्थ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सारांश में आप समेटते हैं, भावार्थ में हल्का सा फैलाते हैं। तो भावार्थ एक बीच की चीज़ है, मतलब सारांश में आप छोटा लिखते हैं, संक्षेपण में भी आप छोटा लिखते हैं। दोनों में जितना छोटा आप लिखेंगे, 4 से 5 लाइन, शब्द गिनने की भी आवश्यकता नहीं है, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, नंबर अच्छे आएंगे। और भावार्थ में थोड़ा सा फैला दीजिए। जितना बड़ा आपने संक्षेपण किया है, जितना बड़ा सारांश किया है, उससे 2-4 लाइन या 3 लाइन, जितना स्पेस हो उसके अकॉर्डिंग उतना थोड़ा बढ़ा दीजिए, और व्याख्या को भावार्थ से थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। यही अनुपात होता है और यही सही अनुपात है। शब्द गिनने की जरूरत नहीं। कुछ लोग वो 1/3 के माया जाल में फंस जाते हैं कि 1/3 शब्दों में लगभग करिए, तो वहाँ लगभग शब्द इसीलिए लिखा जाता है, अप्रॉक्सीमेट। आयोग आपको एक रेंज देता है कि उस रेंज में रहकर लिखिए, उससे बाहर मत जाइए। लेकिन आप लोग उसे मान लेते हैं कि बस उतना गिन कर लिखना है। शब्द गिनकर बहुत से लोग लिख भी देते हैं वहाँ पे। ये सब ज़रूरी नहीं है, ये समय की बर्बादी है कि बैठकर आप शब्द गिने। आपको अंदाजा होना चाहिए कि छोटा कितना लिखना है, और 4 से 5 लाइन बहुत होता है। इतने बड़े बड़े गद्यांश जो यहाँ दिखाई देते हैं आपको, इनमें इतना कोई गंभीर निष्कर्ष नहीं होता है। काम की बात थोड़ी सी ही होती है, बाकी जो है वो सिर्फ चिपकाने वाली बातें होती हैं, मतलब बात बढ़ाने का काम होता है। तो वो सब छटनी आपको करनी होती है, संक्षेपण में छाटने का काम करना है। तो संक्षेपण तो खैर हम लोग आगे करेंगे। अब यहाँ प्रश्न में पहले तो भावार्थ लिखने के लिए कहा गया था, तो भावार्थ यही है, जीवन के उद्देश्य से यहाँ प्रारंभ किया गया है। और एक बात और कहनी है कि लेखक के अनुसार ऐसा है कि ये वाली शैली जो है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक लाइन पूरी आपकी कवर कर लेती है और शब्द भी अनावश्यक जुड़ जाते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं। सीधे सीधे आप मुद्दे की बात, मतलब जो आप कहना चाहते हैं उससे शुरू करिए।
तो भावार्थ में आप यही लिखेंगे कि जीवन के दो तरह के उद्देश्य होते हैं। एक तो एक तरफा नजरिया होता है, मतलब एक चीज़ को लक्ष्य बनाकर उसी पर सब कुछ झोंक देना। दूसरा होता है समग्र दृष्टिकोण। तो लेखक इस माध्यम से उदाहरण देते हुए साहित्य की ओर रुख करता है और बताता है कि साहित्य जब तक अपने रास्ते पर चलता है, अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ कर चलता है, तब तक वो पवित्र और सही रास्ते पर चल रहा होता है, निर्मल बना रहता है। जब वो राजनीति की ओर रुख कर लेता है, मतलब राजनीति का अनुकरण कर लेता है और राजनीति की भाषा को अपनी भाषा मानने लगता है या उसी के पीछे पीछे चलने लगता है, तो उसमें दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। साहित्य का भी रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि भाषा से राजनीति का कोई सरोकार नहीं है। राजनीति को सिर्फ सफलता से मतलब है, उसके दावपेच से मतलब है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इसीलिए रास्ता यही है। अंत में जो निष्कर्ष है उसको भी लिख दीजिएगा भावार्थ में। रास्ता यही है कि साहित्य जो है वो राजनीति की भाषा और राजनीति की जो भाषागत बुराइयां हैं उससे एकदम से तटस्थ हो जाए, दूर हो जाए। और जब भी वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, वो पहले की तरह निर्मल हो जाएगा, क्योंकि परिष्कार हमेशा ही चलता रहता है। और राजनीति और राजनीतिज्ञों को जब भाषा की आवश्यकता होगी, शब्दावलियों की आवश्यकता होगी, तो वो कहाँ जाएंगे? वो साहित्य की ओर आएंगे, साहित्यकार के पास आएंगे और यहाँ उन्हें जो मटेरियल प्राप्त होगा वो भी शुद्ध होगा। तो ऐसे आप लिखकर इसका भावार्थ संपूर्ण कर सकते हैं। पूछा गया है कि राजनीति की भाषा का क्या लक्ष्य होता है, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि राजनीति की भाषा का क्या लक्ष्य होता है। राजनीति का एकमात्र जो लक्ष्य होता है वो एक ही खास मकसद तक पहुंचना। खास मकसद मतलब सफलता, गद्दी, कुर्सी, वहां तक पहुंचना। और उसी के लिए वो अपनी प्रचार वाली नकली व्यक्तित्व वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। व्यवहारिक और कामचलाऊ भाषा होती। साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती। ठीक, मतलब अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए वो अपनी मनचाही और तोड़ी मरोड़ी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो साहित्य के दृष्टिकोण से राजनीति नहीं देखती है और राजनीति की भाषा का लक्ष्य सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करना होता है। तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। 5 अंकों का है तो 5 अंक में थोड़ा फैलाना पड़ेगा, मतलब एक लाइन में आप नहीं निपटा सकते। अब आती है 20 अंकों की व्याख्या। तो 20 अंकों की व्याख्या में यहाँ आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 3 जगह अंडरलाइन किया है। पहला तो ये दिखाई दे रहा है कि साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का इकहरा या एक तरफा प्रयोग करता है तो वो अपनी मूल शक्ति को सीमित या कुंठित कर लेता है। सीधी बात है, इसकी व्याख्या करना सरल है। बहुत ज़्यादा लंबी भी व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन व्याख्या में एक खुलापन होना चाहिए, उन्मुक्तता होनी चाहिए। वो उन्मुक्तता अगर नहीं रहेगी, अगर आप हाथ बांध कर व्याख्या करेंगे तो आप सीमित हो जाएंगे, आपके विचार सीमित हो जाएंगे। यहाँ एनालिसिस करनी होती है। तो आप लिखेंगे इसमें कि साहित्य जब भी राजनीति की तरह भाषा का प्रयोग करता है, मतलब अपनी भाषा की शैली को, अपने तरीके को भूलकर वो राजनीति की तरफ भागता है, तो उसमें एक तरफापन आ जाता है। वो जो निष्पक्ष दृष्टिकोण था कि ऊपर बैठकर सबका सिंहावलोकन कर रहे हैं और गुण और दोष पहचान कर उसे उसकी कमियां बताकर शोधन का काम कर रहे हैं। परिमार्जन जो है वो साहित्य का उद्देश्य है, अभी हमने पीछे देखा। तो उस काम से वो वंचित हो जाता है, वो एक तरफ भागने लगता है जिधर राजनीति की मंशा भाग रही होती है वैसे ही। और विडंबना ये है कि आज के समाज में वही चल रहा है। जो साहित्य है, साहित्य का कोई भी माध्यम, वो राजनीति का अनुसरण कर रहा है और इसीलिए सब दूषित हो गया है। न राजनीति में सुधार की गुंजाइश बच पा रही है और न साहित्य ही उसके मायाजाल से निकल पा रहा है। और राजनीति के पीछे भागने का उद्देश्य क्या है? तो फायदा, क्योंकि राजनीति में पैसा है, पावर है, और साहित्यकार जब उससे जुड़ेगा तो वो भी शक्तिशाली हो जाएगा, पुरस्कार उसे मिलेंगे, बढ़िया फायदा होगा। तो ये सब चल रहा है। आप चाहें तो ये चीज़ भी अपने शब्दों को अच्छा बना के उसमें डाल सकते हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि वह अपनी मूल शक्ति को खो रहा है। मूल शक्ति साहित्य की क्या है? परिमार्जन, समाज का परिमार्जन। जैसे आप साबुन और स्क्रबर लेके बर्तन रगड़ते हैं तो बर्तन चमक जाता है ना, वैसे ही जो हमारा मैला कुचैला समाज है, हमारी मैली मनोवृत्तियां हैं, साहित्य उसका परिष्कार करता है। इसके बाद अगली रेखांकित पंक्ति को आप देखिए, यहाँ पर दी हुई है, उसे भाषा की सामर्थ्य, प्रामाणिकता या सच्चाई में उस तरह की दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह की साहित्य की होती है। यहाँ उसे शब्द जो सर्वनाम है ये इस्तेमाल किया गया है राजनीति के लिए। राजनीति को भाषा के सामर्थ्य, भाषा के कौशल, भाषा की परिशुद्धता, भाषा का घटियापन, उन सब में कोई रुचि नहीं है, कोई जानने की उत्सुकता ही नहीं है, तो जानेंगे क्या। वो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए खूब चमकदार होती है, भड़काऊ होती है और प्रभावशाली मालूम होती है तत्काल में। और साहित्य की तरह उसमें शोधन का कोई भाव नहीं होता, सच्चाई जानने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि राजनीति का उद्देश्य साहित्य जैसा नहीं होता है, उद्देश्य ही अलग है। तो जब उद्देश्य अलग होगा तो सोचने की शक्ति भी भिन्न होगी। राजनीति का उद्देश्य है लाभ कमाना, सत्ता हासिल करना। जो सत्ताधारी दल है या उसके विपक्षी हैं वो सब एक होड़ में, एक कंपटीशन में लगे रहते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और सबकी यही कोशिश रहती है कि कैसे भी कुर्सी पर काबिज हों, जनता पर शासन करें। जनता सेवी वो होते हैं, लेकिन जनता सेवी की भावना जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो कहीं कुछ हद तक जाती रहती है, और ये हर दल और हर पार्टी के साथ होता है। तो ऐसी मानसिकता लेकर जब वो साहित्य की जो साहित्यिक भाषा है उसको अपनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो उन्हें भाषा चाहिए ही, तो जब वो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करते हैं, अपने हिसाब से उसको घुमावदार बनाते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं।
वो इस पर विचार नहीं करते हैं कि तोड़ने मरोड़ने का नतीजा समाज पर क्या हो सकता है या भाषा का जो भंडार है उस पर क्या हो सकता है। इस पर उन्हें कतई कोई रुचि नहीं होती। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। साहित्य के मामले में बिल्कुल उल्टा है। साहित्य का एकमात्र जो लक्ष्य है वो परिष्कार करना है, परिमार्जन करना है, समाज को सही दिशा दिखाना है। कहा ही जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो सच में है। समाज को आईना दिखा के उसकी बुराइयों को दूर करता है, उसकी अच्छाइयाँ भी बताता है। तो साहित्य जैसा उद्देश्य, निष्पक्ष उद्देश्य राजनीति का नहीं है। और इसीलिए यहाँ कहना चाहिए आपको कि इसीलिए साहित्य को राजनीति की भाषा और राजनीति के दाव पेचों से दूर रहना चाहिए। ये हमने इधर इस पंक्ति की व्याख्या की। इसके बाद जो इधर वाली पंक्ति है इसको आप देखिए, ये थोड़ी लंबी है। कहा गया कि साहित्यकार के लिए भाषा उस जिंदगी की सच्चाई का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे कि वो राजनीतिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक या स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण से बचा के उसकी मूल गरिमा और शक्ति में स्थापित और पुनर्स्थापित करना चाहता है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है। थोड़ा सा ये वाली व्याख्या लंबी होगी, तो इसमें एक सलाह ये भी है कि जिन लोगों ने कर लिया है वो तो अपने हिसाब से कर आए होंगे, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अगली बार उन्हें मेंस देना होगा तो अलग अलग करिएगा। ऐसा नहीं कि जितनी भी व्याख्या 3 पंक्ति हैं तो तीनों को आप एक ही में मिलाकर कर दीजिए। नंबरिंग कर लीजिएगा, उसमें रोमन अंक में डिवीजन कर लीजिएगा या फिर क ख ग जैसा आप डालना चाहें। यहाँ क ख ग पहले से ही दिया हुआ है तो आप रोमन अंक में डाल लीजिएगा। पहली पंक्ति की व्याख्या मतलब पंक्ति को आप डैश डैश करके लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति का वैसे ही व्याख्या हेडिंग डाल के फिर उसकी व्याख्या करिएगा, अलग अलग करिएगा। तो ये वाली जो पंक्ति है इसमें ये कहा गया कि साहित्यकार जो है, साहित्यकार साहित्य का प्रणेता है, मतलब साहित्य को लेकर चलने वाला कर्णधार वही है। तो भाषा उसके लिए जिंदगी की एक सच्चाई है। भाषा उसके लिए कोई मामूली चीज़ नहीं है, जीता जागता सच है। और इसे वो क्या करना करेगा। आजकल के साहित्यकारों की बात नहीं हो रही है, पहले के जो साहित्यकार थे वो राजनीति की भी आलोचना करने से बाज नहीं आते थे अगर उन्हें लगता था कि समाज पर कोई कुठाराघात हो रहा है। तो राजनीतिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक और स्वार्थों की हिंसा, तोड़फोड़ और प्रदूषण, जितने भी तरीके का प्रदूषण है, यहाँ पर मानसिक और भावनात्मक प्रदूषण की बात हो रही है, तो उससे बचाकर वो भाषा की गरिमा को स्थापित करेगा, उसकी शक्ति को पुनर्स्थापित करेगा और उसे मजबूत बनाएगा। और यही साहित्यकार का सही कर्तव्य है। और उसके साथ आप ये भी लिखिएगा व्याख्या में कि आज के समय के साहित्यकार विरले ही ऐसे हैं जो कि इस रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं तो अधिकतर राजनीति का अनुकरण कर रहे हैं। और उस अनुकरण का दुष्परिणाम यह है कि उनकी मानसिकता राजनीतिज्ञों की मानसिकता के समान भ्रष्ट हो गई है। या आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गद्यांश का उद्देश्य ही वही है। लेखक जो कहना चाहता है ना उसी दिशा में बहिए, उससे अलग मत जाइए। तो इस तरीके से आप लिखिए। और पीछे का भी आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे राष्ट्रकवि दिनकर का आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकवि दिनकर, चूँकि ये जो उस समय तत्कालीन सत्ताधारी दल था, यहाँ किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, सिर्फ कवि का नाम लेना है। तो सत्ताधारी दल के अंदर उन्हें कुछ स्वभावगत कमजोरियाँ दिखाई दी, कुछ उनकी विदेश नीति में कमजोरियाँ या कमियाँ दिखाई दी, तो उन्होंने खुले मुक्त कंठों से उसकी आलोचना भी की थी। तो हिमालय कविता का आप जिक्र कर सकते हैं। तो व्याख्या में जितना आप कुछ इनोवेशन करेंगे, नई चीज़ डालेंगे, सिर्फ सीधे सीधे शब्दों में व्याख्या कर देंगे तो वो एक सिंपल हो जाएगी। कुछ इनोवेटिव अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 20 अंकों का था। अब इसके बाद अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अच्छा, पूरा 3 घंटे का जो समय होता है ना, उसमें 1.5 घंटे के आसपास आपको गद्यांश के लिए देना ही चाहिए, उससे कम नहीं देना चाहिए। 1.5 घंटे में खूब आराम से होगा और खूब बढ़िया आप दोनों को समझकर उनकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और उसके बाद उसके आधार पर जब प्रश्नों के उत्तर देंगे ना तो मज़ा भी आएगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। 60 अंक तो आपके यहीं से हैं, एक बड़ा वेटेज है ये। तो यहाँ अगले वाले को देखिए। ये बात समाजशास्त्र की हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत में अपना समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। समाजशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जिसके बारे में देखते हैं, अगर समाजशास्त्र की किसी भी बेसिक बुक को आपने देखा होगा तो उसमें विदेशी जो समाजशास्त्री हैं उनके विचार ज़्यादा दिखाई देते हैं। अपने यहाँ वाले जो है वो उन्हीं से सीख कर या उसी पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़कर बड़े हुए हैं। तो ये जो पश्चिमी समाजशास्त्र है ये मानव केंद्रित है और उसी को हम भी आधार बनाकर चल रहे हैं। तो हम भी मानव केंद्रित समाजशास्त्र की ही बात कर रहे हैं। यानी जब भी समाज का उल्लेख होता है, जब भी हम समाज शब्द की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ इंसान आते हैं, जबकि समाज सिर्फ इंसान से नहीं बनता है, अन्य जीव भी उसमें शामिल होते हैं। अन्य जो जीवधारी है, जिनके अंदर जीवन है, वो सब इसका हिस्सा होते हैं, यानी पूरी प्रकृति। और सामाजिकता और आधारभूत समता की बात करता है ये पश्चिम का समाज है, जो कि किंचित अपर्याप्त है, निश्चित तौर पर अपर्याप्त है। मनुष्य तक ही जीवन की सीमा नहीं है। अगर जीवन को ही हम समाज का आधार मानते हैं तो जीवन तो सभी में होता है, मतलब जितने जीवधारी हैं सब में होता है, निर्जीव की बात नहीं हो रही। तो वो सिर्फ अकेला मनुष्य ही क्यों? तो हमें अपने समाजशास्त्र का दायरा फैलाने की आवश्यकता है। और यहाँ इसीलिए कहा गया है कि भारत में समाजशास्त्र खुद का रचने की आवश्यकता है। ठीक है,
तो इसमें देखिए शीर्षक आपको यहीं से मिल जाएगा, लेकिन शीर्षक इतनी जल्दी खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाले गद्यांश में शीर्षक खोजने के लिए कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना क्यों आवश्यक है, तो वो भी बता दीजिए। साथ में संक्षेपण करना है, ये सारे काम करने हैं। और याद रखिए कि संक्षेपण इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वो 20 अंकों का है। तो 20 अंकों का मतलब ये नहीं कि उसको लंबा करेंगे, छोटा लिखना है और बड़ी ही कुशलता के साथ लिखना है, क्रमबद्धता के साथ लिखना है। क्रमबद्धता भी संक्षेपण की एक शर्त होती है। फिलहाल पहले तो हम इस गद्यांश को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें यह कहा गया कि मनुष्य जब अपने आसपास के चराचर जीवन के साथ ओतप्रोत है, आसपास की क्षति से उसकी भी क्षति होती है। देखिए, मनुष्य को ही हम सिर्फ समाज तब कह सकते थे जब सिर्फ समाज में वही रहता और अपने से सब कुछ करता, मतलब सारी चीज़ें वो खुद से कर लेता, आत्मनिर्भर होता। लेकिन वो तो अन्य जीवों पर आश्रित है। दूध चाहिए तो हम गाय पर आश्रित हैं, रखवाली करवानी है तो कुत्ते पर आश्रित हैं। पर्यावरण से ही तो हम सब कुछ ले रहे हैं, जैविक और अजैविक घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो सारी चीज़ें हमसे हाथ पीछे खींच लें, फसलें जो हैं उनको हम खाकर अपना पेट भर रहे हैं, जो स्वपोषी जीव हैं, तो ऐसे जीव जब अपने पीछे हाथ खींच लें तो हम क्या 1 मिनट भी जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो जब समाज में हम अन्य चीज़ों को भी शामिल कर रहे हैं तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनको हम अलग करके काम नहीं कर सकते। तो मनुष्य के आसपास चराचर जीवन जो है वो ओतप्रोत है, और उनकी क्षति से हमारी भी क्षति होती है। तभी तो हम पर्यावरण बचाओ के पीछे भाग रहे हैं। और जब क्षति होती है तो इसमें दायित्व बढ़ता है। दायित्व किस चीज़ का बढ़ता है? संरक्षण का बढ़ता है। और यह सही है कि जिस प्रकार से तर्क प्रज्ञा मनुष्य को प्राप्त है वो किसी और प्राणी, कम से कम पृथ्वी पर जितने हैं उनमें से तो किसी के पास नहीं। IQ लेवल कुछ प्राणियों का है ज़्यादा, लेकिन मनुष्य जितना नहीं है, या मनुष्य जैसी वैचारिक क्षमता और अभिव्यक्ति किसी के पास नहीं। तो जब हमारे पास तर्क प्रज्ञा ज़्यादा है, यानी प्रज्ञा तो है ही है, वो भी तर्कशील है, हम तर्क करके बात को सिद्ध कर सकते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, दायित्व ज़्यादा है। और अन्य जो है उनके पास ऐसी क्षमताएं नहीं है। तो उस अप्राप्त के प्रति मनुष्य की श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें एक चीज़ कही गई है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी जीवधारियों के पास हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम ही लेकर बैठे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि सामर्थ्य। अपनी ताकत को खोकर मनुष्य ने अपनी दिमाग की ताकत, मतलब शारीरिक ताकत को खोकर जो आज का इंसान है उसने अपनी बौद्धिक ताकत को बढ़ाया है। यानी दिमाग ही विकसित हुआ, शरीर के बाकी अंग जो है वो निर्बल होते गए। जो दिमाग की मांसपेशियां हैं सिर्फ वही मजबूत हुई। बाकी जीवधारी जो है उनका शारीरिक सौष्ठव ज़्यादा है, या उनके अंदर दूसरे तरह की क्षमताएं हैं। कुत्ते जैसा आप नहीं सूंघ सकते, या रात के समय आप नहीं देख सकते। एक बैल के समान आप बलशाली नहीं हो सकते, या हाथी के समान आप विशालकाय नहीं हो सकते हैं, ताकतवर नहीं हो सकते हैं। तो कुछ क्षमताएं उनके पास हैं, कुछ क्षमताएं हमारे पास। तो इस तरह की बात है, और इसीलिए सीखने का दौर चलना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम हाथी बन जाएंगे या हाथी से कहेंगे कि वो इंसान बन जाए, लेकिन आपसी सहयोग, तो उसी की बात कही गई है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा संगठन उनकी सत्ता को नकार कर, हेय मानकर नहीं हो सकता, जो कि हमने माना है अभी तक पश्चिमी जो समाजशास्त्र है उसके आधार पे। जैसा कि पिछले 300 वर्षों से हुआ है, तो लगभग 300 वर्षों से हम समाजशास्त्र के कीड़े को लेकर घूम रहे हैं, और वो समाजशास्त्र कैसा है? सिर्फ मानव केंद्रित। तो यह जितनी उनकी क्षति करेगा उससे अधिक मनुष्य की क्षति होगी। जब औद्योगिक क्रांति यूरोप में शुरू हुई तो उस समय बेहिसाब मशीनें बनी, और मशीन में कच्चा माल ठूस कर उत्पादन किया गया। एक बार भी नहीं सोचा गया कि ये कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है। जब कच्चे माल का अत्यधिक दोहन किया गया नेचर से, और प्रकृति बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, तब जाकर लोगों को होश आया कि अब पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। और प्रयास चूंकि बहुत देर से शुरू हुआ, इसीलिए अभी जो घातक परिणाम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्षति जब उनकी होगी तो हमारी भी होगी, इसीलिए हम उन्हें काट नहीं सकते। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये गद्यांश कमोबेश उसी पर आधारित है। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरी बात समता की भी है, समान व्यवहार। सम शब्द की व्युत्पत्ति से प्राप्त अर्थ जो है, जो सतमात्र हो, अर्थात शुद्ध सत्ता हो। इसलिए समता को शुद्ध समता के तौर पे सर्वत्र देखा जाना चाहिए। समता एक प्रकार का एकत्व है। एकत्व बुद्धि है, बराबरी नहीं है, क्योंकि पृथकत्व के बिना बराबरी की बात नहीं सोची जा सकती। तो कुल मिलाकर समता का व्यवहार, इस पर जोर दिया गया है। इसके साथ ये भी कहा गया कि दो वस्तुएं अलग होंगी तभी वे बराबर या गैर बराबर दिखेंगी। जब एक है तो बराबरी और गैर बराबरी की बात ही नहीं उठती है। जब एक मान लिया, समता का हमने कॉन्सेप्ट स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद ये बराबरी और गैर बराबरी की बात ही खत्म हो जाती है। अब ये था आपका गद्यांश। बहुत लंबा नहीं था, न बहुत छोटा था, एक मध्यम आकार का है। इसको आपको पढ़कर निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? देखिए, पूरे गद्यांश में ये समझाया गया है कि समाजशास्त्र जो अभी हम पढ़ रहे हैं या जो अभी हम जानते हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी है, और उसका मूल आधार ही गड़बड़ है। उसमें मानव केंद्रित सब कुछ रखा गया है, जबकि होना चाहिए प्रकृति केंद्रित। तो या तो आप इसका शीर्षक लिख दीजिए जीव केंद्रित, या फिर प्रकृति केंद्रित समाजशास्त्र, ऐसे, ठीक है, जीव केंद्रित समाजशास्त्र या फिर प्रकृति केंद्रित समाजशास्त्र। और इससे भी बेहतर आपको शीर्षक मिल सकता है, जैसा आप निष्कर्ष निकालें, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि एक पैराग्राफ के एक ही शीर्षक हो, कई सारे हो सकते हैं। हाँ, परीक्षा में एक ही लिख कर आना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखना है, निर्णय आपको लेना है।
तो इस प्रकार से शीर्षक हो सकता है, कुछ अच्छा और सटीक छोटे आकार का शीर्षक चुनना चाहिए। अब इसके बाद ये पूछा गया है कि नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना क्यों आवश्यक है। तो आवश्यक इसीलिए है क्योंकि हमारा जो समाजशास्त्र है अभी तत्काल में चल रहा है और कई शताब्दियों से चल रहा है, तो ये विदेश की गतिविधियों से ही ज़्यादातर सीख लिए हुए हैं। मतलब वहीं से सीख रहा था और वहीं के जो समाजशास्त्री थे या महापुरुष थे उनसे ज़्यादा प्रेरित हो गया। हालांकि अपने यहाँ अभी समाजशास्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन बाद में जो ये पाश्चात्य शिक्षा हमारे यहाँ घुस आई है ना, उसकी वजह से ये ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिख रहा है। तो ये मानव केंद्रित समाजशास्त्र है और उसी को हम भी ढो रहे हैं, यानी मनुष्य को ही हमने समाज का केंद्र मान लिया है और अपने तक सबको जितनी भी चीज़ें हैं उसको सीमित कर लिया है। तो हमें इस धारणा से बाहर निकलना होगा। हमें प्रकृति केंद्रित समाज को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या म्यूचुअल सपोर्ट है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, या दूसरे जीव भी चल रहे हैं। हम एकदम से आत्मनिर्भर होते तब तो हम कहते हैं कि मानव समाज जो है वो चल रहा है और यही हमारा समाजशास्त्र है। लेकिन हम प्रकृति के हर घटक से कुछ न कुछ लेते हैं और बदले में उन्हें देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग बात है। कुछ को देते भी हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्य कुछ नहीं देता है, वो भी देता है। तो कुल मिलाकर ये लेने देने का पूरा सिलसिला है जिसमें हम किसी से कट नहीं सकते। खुद को अकेले हम समाज नहीं कह सकते। वो सब जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर जीवन है वो समाज है, और इसीलिए आवश्यक है कि जो पुरानी धारणा है उसको बदला जाए और एक नए समाजशास्त्र का निर्माण किया जाए जो कि मूल रूप से जीव केंद्रित हो। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 5 अंक आपको अधिकतम उसमें से मिल जाएंगे। अब संक्षेपण आपको करना है। संक्षेपण में आप छोटा कर दीजिए, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें समता का अर्थ तो कतई एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि वो बात बढ़ाने के लिए बीच में दिया गया है। आप ऐसे लिखिएगा कि भारत में समाजशास्त्र की अवधारणा में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो समाजशास्त्र है वो पाश्चात्य अवधारणा पर केंद्रित है या पाश्चात्य केंद्रित है, पश्चिमी मानसिकता पर केंद्रित है। समाजशास्त्र की जो अवधारणा हम लेकर चल रहे हैं उसमें समाज का केंद्र व्यक्ति को यानी मनुष्य को ही माना गया है, लेकिन प्रकृति से हम निरंतर जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ लेते हैं प्राकृतिक घटकों और जीवों से। इसलिए जितने भी जीवधारी जिनके अंदर जीवन है उन सबको हमें समाज का अंग मानना होगा। यही समाजशास्त्र की नई अवधारणा है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें समता पर विश्वास करना होगा। समता का अर्थ होता है बराबरी का भाव, और उसके बाद जितने भी भेदभाव हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। सबको हम समान निगाह से देखते हैं। जो क्षमताएं हमारे अंदर हैं और जो दूसरों के अंदर हैं, दोनों के प्रति हम समान भाव या समान दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे आप संक्षेपण कर सकते हैं। कम से कम लिखिएगा और कम से कम में लिखकर आप बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बस क्रम एक जैसा होना चाहिए। तो ये हमने गद्यांश वाला खंड पूरा किया है। अब इसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो है पत्र लेखन का। तीसरा प्रश्न होता ही है पत्र लेखन का। 10-10 अंक के 2 पत्र होते हैं। अधिसूचना किसे कहते हैं, परिभाषा इत्यादि आप जानते हैं। और हमारी ओर से जो वीडियो बनाया गया था पापा वीडियो, उसमें अधिसूचना या जितने भी पत्र के प्रारूप आयोग के द्वारा सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे उपलब्ध कराए गए थे। यहाँ जो मूल काम है वो परिभाषा आप सभी लिख सकते हैं। मूल काम ये है कि हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय के द्वारा दी गई है और उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार करिए। तो इस तरह की अधिसूचना रैंडम दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके लिए बहुत लंबी योजना तैयार की जाती है, एकदम से कोई फैसला आया और दे दी जाती है। तो आप जानते हैं कि अधिसूचना प्रायः जो राजपत्र होता है उसी अंक में प्रकाशित होती है। मतलब गजट उसके लिए बाकायदा प्रकाशित किया जाता है और उसके अंदर अधिसूचना या विज्ञप्तियाँ जो है उनको स्थान, विशेष रूप से अधिसूचना को स्थान दिया जाता है। तो आप इसमें जो असाधारण अंक है उसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित दिखा देंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक नमूना है। मतलब आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। असाधारण अंक में प्रकाशित हुआ है तो असाधारण शब्द ऊपर लिख दिया जाता है, जिससे कि मालूम हो कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब अधिसूचना को ऐसे रैंडम प्रकाशित करना होता है तो उसके लिए अलग से एक कॉलम बना के और अखबारों में उसे छाप दिया जाता है ताकि जनसाधारण तक वो पहुँच जाए। असाधारण अंक का मतलब ये होता है कि कोई अधिसूचना एक निश्चित समय तक ही जारी होनी थी और उसकी उपयोगिता वहीं तक है, बाद में उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या करना होता है, अधिसूचना को एक असाधारण अंक प्रकाशित करके दे देना होता है। तो यहाँ दिया गया है। अब इसके बाद भाग 3 या भाग 2, खंड 3 उपखंड 1, ये कुछ काल्पनिक चीज़ें आपको डालनी होगी। यहाँ कोई भी खंड आप निश्चित तौर पे नहीं जानते हैं, मंत्रालय के कार्यभार से आप परिचित नहीं है, सिर्फ एक ऊपरी जानकारी आपके पास है। तो प्राधिकार से प्रकाशित ऐसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि वहाँ कहा गया था कि विधि मंत्रालय की ओर से ये जारी की जाएगी, तो विधि मंत्रालय का ऊपर आप जिक्र करेंगे। और अधिसूचना की जो संख्या है उसको यहाँ बाईं ओर डाल दीजिएगा इस तरीके से। विधायी विभाग है ये। अधिसूचना यहाँ आप डालेंगे हेडिंग, ताकि पता चले कि ये अधिसूचना है। अधिसूचना लिखना पड़ता है जैसे आप कार्यालय आदेश लिखते हैं, ठीक वैसे ही। और उसके बाद अब नीचे आइए, देखिए नई दिल्ली स्थान इसमें लिखना होता है। तो स्थान को आप चाहें तो दाहिनी ओर किनारे पर भी लिख सकते हैं और नहीं तो बीच में बीचों बीच लिख सकते हैं। नई दिल्ली 5 अगस्त 2019, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। यहाँ ज़्यादा पुरानी डेट पड़ी हुई है, आप 2022 डाल सकते हैं। इस वर्ष की भी डेट डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसके बाद यहाँ एक जो सूचना है या आदेश है उसका संदर्भ लेते हुए, जो कि अनुदेशित संदर्भ था यहाँ पे, तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुदेशित संदर्भ हेतु हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। उसमें कहा गया था कि प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया जा रहा है और इसी की सूचना दी जा रही है।
तो वो अधिसूचना जारी की गई है। तदनुसार यानी उसी के अनुसार प्रदेश के समस्त न्यायालयों में हिंदी का मतलब प्रदेश, अब यहाँ पे हिंदी भाषी प्रदेशों की बात हो रही है, तो समस्त न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बस इतना ही। अधिसूचना में संक्षिप्त लिखा जाता है, सिर्फ सूचित करना उद्देश्य होता है। सूचना दे दी, काम खत्म। इसमें कोई बदले में जवाबी कार्रवाई नहीं होती। और प्रेषित किसने किया है, तो सचिव स्तर के ही अधिकारी को ये अधिकार होता है। तो यहाँ आप नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिखने से बचिए, नाम अनुक्रमांक इत्यादि का उल्लेख नहीं करना है, ऐसा पेपर में भी कहा गया है। तो सचिव के द्वारा जारी किया गया है, जो कि विधि मंत्रालय मतलब विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव हैं। और उसके बाद प्रतिलिपियां प्रेषित की जाती हैं, तो प्रतिलिपियों में आप कॉलम बना देंगे और उससे पहले आप चाहें तो पत्र संख्या को मतलब अधिसूचना संख्या को एक बार और डाल दीजिए। तद दिनांकित यानी जो ऊपर दिनांक है उसी को यहाँ भी डालेंगे, चाहे तो आप दिनांक को भी फिर से डाल सकते हैं। और सूचनार्थ प्रेषित, तो यहाँ आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देखिए प्रतिलिपियों में लोग कंफ्यूज रहते हैं किसको किसको भेजें, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको किसको भेजें तो आप ऐसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और नहीं तो आपको कन्फर्म मालूम है कि किसको किसको प्रेषित करना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। और आज्ञा से, अब यहाँ आज्ञा देने का काम जो है वो उप सचिव, सिर्फ प्रतिलिपियों को भेजने की आज्ञा देने का काम जो है वो उप सचिव विधि और न्याय मंत्रालय के कर रहे हैं। और उनका हस्ताक्षर और उनके नाम के स्थान पे क ख ग करके मतलब कोई भी अल्फाबेट आप डाल के या वर्णमाल जो वर्ण है उसको डाल करके काम चला सकते हैं। तो ऐसे अधिसूचना का पूरा ढांचा तैयार करेंगे। वैसे भी यहाँ प्रारूप की बात की गई थी, तो पूरा एक एक चीज़ को भरने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत स्थान ब्लैंक भी छोड़ा जा सकता है। इसके बाद जो अगला इसमें फॉर्मेट है वो परिपत्र का है। तो परिपत्र किसको कहते हैं, सर्कुलर क्या होता है, तो देखिए परिपत्र असल में कार्यालय आदेश का ही एक नया रूप है। और परिपत्र में बदले में कोई रिवर्स रिप्लाई की इसमें भी आवश्यकता नहीं होती है, न किया जाता है। सूचनार्थ ये भी होता है, मतलब एक आदेश या निर्देश जो कुछ भी है उसको जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ जिलाधिकारी की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है, जो कि जिले के सभी ग्राम प्रधानों को फोकस करता है, केंद्रित करता है और सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए इसमें पूरा बात करनी है। तो प्रारूप आपको तैयार करना है। प्रारूप जाहिर सी बात है कि चूंकि यहाँ विषय दे दिया है कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के हेतु या फिर संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा जारी, तो ऐसे में आपको प्रारूप जब तैयार करना होगा तो उसमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें सरकारी पत्र वाला जो ढांचा होता है वो भी आप बना सकते हैं, मतलब प्रेषक जो है वो जिलाधिकारी है। जनपद आप कोई भी डाल सकते हैं या जनपद का स्थान रिक्त भी छोड़ सकते हैं, मतलब जनपद और उसके आगे ब्लैंक स्पेस। और उसके बाद मतलब कोई भी जिला हो सकता है, जिले का नाम अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में। और उसके बाद फिर जिसको प्रेषित किया गया है, प्रेषिती इसमें और प्रेषक दोनों होते हैं। तो प्रेषक आपके जिलाधिकारी है, प्रेषिती के तौर पर जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको लिखेंगे। अब यहाँ सेवा में नहीं लिखेंगे, वो सेवा में वाला शब्द जो है ना वो ज़्यादातर वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में जब वार्तालाप होता है तो उसमें कनिष्ठ की ओर से वरिष्ठ को दिया जाता है, यानी छोटे से बड़े की ओर। यहाँ जिलाधिकारी का पद बड़ा है तो वो सीधे सीधे प्रेषिती करके लिखिएगा उसमें जिसको भेजा गया है। तो समस्त ग्राम प्रधान जिला जो भी है उसको आपने डाला। और उसके बाद जैसे सरकारी पत्र का फॉर्मेट होता है, मतलब सरकारी पत्र में क्या होता है, विषय लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है। तो दिनांक और पत्रांक, अब पत्रांक के लिए दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो पत्रांक को एकदम बीचों बीच ऊपर लिख दीजिए और नहीं तो फिर दाहिनी ओर किनारे एकदम सबसे ऊपर लिखिए, वो भी ठीक है। और उसके बाद विषय लिखिएगा नीचे, सेवा में और प्रेषिती जो भी है उसके बाद विषय में आप यही लिख दीजिएगा कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए जारी किया गया एक परिपत्र है। और उसके बाद मतलब ग्राम प्रधानों को सफाई व्यवस्था जारी करने के संदर्भ में दिया गया निर्देश ऐसे। और उसके बाद फिर आप नीचे महोदय करके और जो मूल बात है उसको लिखेंगे और उसके बाद जिलाधिकारी का जो नीचे हस्ताक्षर है वहाँ स्पेस दे देंगे और उसके बाद जो प्रतिलिपियाँ हैं उसको प्रेषित कर देंगे। इस प्रकार से होगा, परिपत्र का ही ढांचा रहेगा। सरकारी पत्र वाले फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं और कार्यालय आदेश का जो तरीका होता है वैसे भी लिख सकते हैं। बस जहाँ कार्यालय आदेश आप लिखते हैं ना वहाँ पे परिपत्र हेडिंग डालेंगे। हाँ, भाषा शैली में अंतर होता है। कार्यालय आदेश की जो शैली है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आदेशात्मक होती है, तो वैसी आदेशात्मक नहीं लेकिन एक निर्देशात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद आता है फुटकर सेगमेंट, जिसमें कि नंबर तो कम है लेकिन इसमें विभिन्नता ज़्यादा होती है। तो विलोम शब्दों से शुरुआत होती है। 5 अंक, माफ कीजिए 10 अंकों का यह विलोम है, 10 शब्द दिए हुए हैं। विपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न होगा। ये आपने लिखा भी होगा जो आप में से मेंस देकर आ रहे होंगे। महत्ता का विलोम क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। ठीक, महत्ता का विलोम लघुता हो जाएगा। स्तुत्य का क्या होगा, निंद्य होगा। स्तुत्य मतलब जिसकी की प्रशंसा की गई हो। सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा। विरल का सघन हो जाएगा। शीर्ष का क्या होगा, तल हो जाएगा। शीर्ष मतलब शिखर, तल मतलब नीचे का हिस्सा। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। अपराधी का निरपराध हो जाएगा। अवशेष का क्या होगा, निशेष हो सकता है। और एकत्र का विकीर्ण हो सकता है, बिखरा हुआ। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखें। उपसर्गों का निर्देश कीजिए। उपसर्ग इसमें से अलग करना है। तो उद्ग्रीव यानी जिसकी ग्रीवा ऊपर की ओर हो, तो इसमें उत उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। वैसे ही दुर्दशा में दुर उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। निमीलित में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है यहाँ आप बताइए, तो ये नि उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है।
और निश्चल में निस उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। ये निस उपसर्ग जो है ये इस्तेमाल हुआ है। अत्यंत में अति उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। तो आप शब्द को अलग करके उपसर्ग से लिख लीजिएगा। इसके बाद जो 5वें का ख है उसको आप देखें, इसमें आपको प्रत्यय अलग करना है। तो देव में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए देव जो है वो मूल शब्द है, ऐसे रहेगा, व के साथ हलंत रहेगा, और अ इसमें प्रत्यय है। बन गया दोनों को जब जोड़ा संधि की दोनों की, तो ये बन गया देव। ऐसे ही पूज्य को आप देखें तो पूज जो है ये मूल शब्द है, अर्थात पूजा करना, और उसमें आपने य जोड़ दिया प्रत्यय, ये प्रत्यय है आपका, जैसे यहाँ अ था वैसे यहाँ य है, तो ये बन गया पूज्य। कौन्तेय में तो आप जानते ही हैं ए प्रत्यय होता है। कुंती जो है वो मूल शब्द है और ए इसमें प्रत्यय है। पौराणिक में इक प्रत्यय है। पुराण जो है वो मूल शब्द है। तंद्रालु में तंद्रा मूल शब्द है और आलू जो है वो प्रत्यय है। तो ये सब आप देख रहे हैं। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए, 10 अंकों का है। वाक्यांश पदबंध है, एक एक शब्द लिखना है जो जुड़ा या मिला ना हो। पहला तो उसको क्या लिखेंगे? छिन्न या विच्छिन्न लिख सकते हैं, या फिर असंलग्न भी लिख सकते हैं। अब दूसरा वाला वाक्यांश देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। अपना पेट भरने वाला, दूसरों का पेट भरने वाला और अपना पेट भरने वाला, इस तरह के वाक्यांश आपको आमतौर पे दिखते नहीं हैं। तो अपना पेट भरने वाला यानी अपना पोषण करने वाला, तो स्वभोजी होगा इसका, या स्वपोषी भी आप लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। इसके बाद जिस पर विश्वास किया गया है, जो विश्वास करने योग्य हो तो विश्वास पात्र होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिस पर विश्वास किया गया है तो विश्वस्त हो जाएगा। जिसे रोकना कठिन हो दुर्धर्ष हो जाएगा, ठीक है, दुर्धर्ष इसमें शब्द इस्तेमाल होगा। और तैर कर पार करने की इच्छा करने वाला तो तितीर्षु होगा, और तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा हो जाएगी। अब यहाँ वाक्यों को शुद्ध करना है। तो लिखा हुआ है कि तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। अब ये पढ़कर ऐसा लग रहा है कि इसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों की भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप या तो भूत जानते हैं उस व्यक्ति का और नहीं तो वर्तमान जानते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे? तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। तो तुम्हारे हर काम गलत हैं यानी अभी तक जो तुमने किया है वो गलत है। आगे क्या करोगे उसका मुझे पता नहीं, ठीक। तो तुम्हारे हर काम गलत हैं, यहाँ जो होते हैं ना वही गलत है। इसके बाद लिखा हुआ है कि दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। तो दंगे में कई निरपराध मारे गए, ऐसे आप लिखेंगे। निरपराधी कोई शब्द ही नहीं होता है। तुम कौन से गांव में रहते हो, तुम किस गांव में रहते हो, यहाँ आप लिखिए। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, तो यह बात उदाहरण द्वारा स्पष्ट की जा सकती है, यहाँ स्त्रीलिंग का इस्तेमाल होगा। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद्र अच्छी कहानी लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। प्रेमचंद्र ने अच्छी कहानियाँ, माफ कीजिए, प्रेमचंद ने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो कहानी के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं तो प्रेमचंद ने अच्छी कहानी लिखी, ऐसे आप लिखें। दोनों ही तरीका सही, मतलब एक वाक्य को लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक। तो दोनों जो तरीके हैं उसमें से आप जो अपनाएं वो ठीक होगा। इसके बाद आप देखें यहाँ वर्तनी संशोधन करना है, तो अनुसुईया लिखा है वो अनुसूया होता है, आप जानते हैं। बहिर्गमन लिखा है जबकि बहिर्गमन होता है, ब होगा वहाँ पे। मध्याह्न गलत तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मध्याह्न ये ह के साथ ऐसे न रहेगा, जबकि यहाँ पे न को मतलब न आधा कर दिया गया है, जबकि ह आधा रहेगा। ह के साथ हलंत है वो आधा रहेगा। प्रज्वल नहीं होता है, प्रज्वलित होता है। और कृशांगिनी नहीं होता है बल्कि कृशांगी होता है, यानी दुबले पतली शरीर वाली लड़की। आगे चलते हैं। 8वां और अंतिम सेगमेंट है मुहावरा और लोकोक्ति का, और इसमें जितने भी मुहावरे दिए हैं, हमने जब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई थी तो सारे मॉक टेस्ट में ये मुहावरे कवर हो जाते हैं। मतलब इसके जितने भी मुहावरे हैं वो सभी हमारे मॉक टेस्ट से पूछ लिए गए हैं और कॉमन मुहावरे हैं, इतने कठिन भी नहीं आए थे। तो इसमें आप देखें कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। चूहे का चमड़ा कितना होगा, छोटा सा जीव है, और नगाड़ा कितना बड़ा होता है। तो तुच्छ वस्तु से बड़े काम नहीं किए जा सकते, या छोटी चीज़ से बहुत बड़े बड़े काम संपन्न नहीं हो सकते। आप इसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। इसके बाद खूंटे के बल बछड़ा कूदे, यानी किसी बड़े का सहयोग पाकर किसी निर्बल का उछलना, ये इसमें इसका अर्थ हो जाएगा। दाल भात में मूसल चंद का क्या मतलब है? अनावश्यक हस्तक्षेप। कहते हैं ना कि तुम क्यों बिना बात का दाल भात में मूसल चंद बन रहे हो, यानी बेकार का हस्तक्षेप कर रहे हो। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, यानी दूसरे के पैसे पर मौज उड़ाना। इसके बाद है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, यानी सबको एक समान समझना जबकि वो है नहीं एक समान। और अजल गगरी छलकत जाए, तो आप भी जानते हैं आधे अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा अपना दिखावा करना पसंद करता है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना पसंद करता है। इसके बाद लहू के आंसू पीना या खून के आंसू पीना, तो बहुत कष्ट उठाना, इसका यही मतलब है, दुख बर्दाश्त करना। मीठी छुरी चलाना, यानी मीठी बातें बोलकर विश्वासघात करना, ठीक, सामने से अच्छा बनने का प्रयास करना और पीछे से विश्वासघाती होना। 99 के फेर में पड़ना, यानी पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ जाना। जबान पे लगाम न देना, यानी बात पर नियंत्रण न होना, बिना सोचे समझे बोलना, इसका यही मतलब है। तो यहाँ तक हमने मुहावरों के अर्थ को देखा है। इसका वाक्य में प्रयोग आप अपने अनुसार करिएगा। देखिए मुहावरे का अर्थ लिखकर ये जब प्रश्न को हल किया जाता है, तरीका क्या होता है, देखिए वाक्यांश और ये मुहावरे वाला सेगमेंट, वाक्यांश में 10 और मुहावरे में 30,
इसके अलावा विलोम शब्दों में 10, तो एक बड़ा हिस्सा यहाँ से भी कवर होता है। मुहावरे वाले में थोड़ा ठीक से करने की ज़रूरत होती है। जैसे ये पहला वाला ही है, तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, इसका पहले अर्थ लिखेंगे और अर्थ में जो भी अर्थ है बता दिया, उसके बाद वाक्य में प्रयोग ऐसे हेडिंग डालेंगे, वाक्य में प्रयोग कीजिए, कोई एक व्यवहारिक वाक्य चुनिए, उसमें प्रयोग कर लीजिए, और जहाँ वाक्य में वो मुहावरा या लोकोक्ति आई है, जैसे कि ये लोकोक्ति है, तो इस लोकोक्ति का जहाँ पे जिक्र हुआ है उसके नीचे ऐसे रेखांकन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, नंबर पाने में सुविधा रहेगी। तो ये पूरी एनालिसिस थी और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।